हमारे बुधवार के कार्यक्रम स्वास्थ्य के राज को लेकर। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर परवीन मल्होत्रा चेस्ट एंड एनर्जी क्लिनिक के यहाँ पर कार्यरत हैं। इससे पहले वह रोहतक पीजीआई में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अब यहाँ बस स्टैंड पर उनका एक पर्सनल क्लिनिक है, जहाँ पर वह पेशेंट्स को अपनी सुविधाएं देकर उनकी सेवाएं कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि आज हम मुद्दे के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा मुद्दा है दमा। आइए जानते हैं कि दमा कैसे होता है, क्या इसके लक्षण है और कैसे इसका उपचार किया जा सकता है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे दर्शकों को अपनी सेवाएं देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे सर, आज का हमारा मुद्दा है दमा। कई जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो कई हमारे दर्शक हैं, उनको यही नहीं पता कि दमा है क्या। सर, पता वो है क्या दमा? जैसा कि आपने बताया कि दमा क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगा। दमा एक सांस की बीमारी है जिसके अंदर किसी भी पुरुष या महिला या किसी भी इंसान को जब नॉर्मल सांस लेने के अलावा जब सांस लेने में डिफिकल्टी महसूस होती है, सांस की दिक्कत महसूस होती है और ये सांस की तकलीफ काफी लंबे टाइम से चली आ रही होती है, 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा दिन तक रहती है और 1 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा महीने के अंदर रहती है। तो अगर इस सांस की तकलीफ लंबे टाइम के लिए इस तरह की पिक्चर बार बार महसूस होती है, तो उस तरह के पेशेंट को हम दमे के लक्षण वाले पेशेंट की तरफ उसको लेबल करते हैं। लेकिन ये तो हो गया हिस्ट्री के बेस के ऊपर। जब वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो उसकी कुछ हम जांच करते हैं जिससे कि हम इसको कंफर्म कर सकें कि इनको सांस की तकलीफ है या नहीं है। ये सांस की तकलीफ जो आमतौर पे जो हमारे समाज के अंदर उन जगहों पर ज्यादा देखी जाती है जहां पर कि प्रदूषण का लेवल नॉर्मल लेवल के मुकाबले में ज्यादा होता है। और कुछ केसेस के अंदर, काफी केसेस के अंदर ये फैमिली टू फैमिली भी चलता है। जैसे किसी के फादर या मदर जिनको दमा हो तो उनके अंदर, बच्चों के अंदर या अगली पीढ़ी में दमा होने के चांसेस काफी कुछ 2 या 3 गुना ज्यादा होते हैं नॉर्मल पब्लिक से। तो ये इंसिडेंस होता है। ये दमा जो प्रदूषित वातावरण में ज्यादा पनपता रहता है, तो जब वो डॉक्टर के पास आता है तो हॉस्पिटल में उनका बेसिक टेस्ट इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जैसे कि छाती का एक्सरे है, लेबोरेटरी की टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है और एक अलग से टेस्ट होता है जिसको कि हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, जिसको पीक फ्लो मीटर या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, जिससे कि हम उनकी कैपेसिटीज को नोट कर लेते हैं कि इनकी कैपेसिटी नॉर्मल कैपेसिटी के मुकाबले में कितनी वर्किंग कर रही है। ये हिस्ट्री और कुछ इन्वेस्टिगेशन, इनकी मदद से डॉक्टर जो है, स्पेशलिस्ट जो होता है, वो किसी पर्सन को लेबल करता है कि इनको दमे की तकलीफ है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि किसी पेशेंट को सांस की तकलीफ कुछ देर से चली आ रही है, जैसे कि 4 दिन से, हफ्ते से, 10 दिन से। अगर वो किसी पोल्यूटेड एरिया में गया या उसका प्रोफेशन ऐसा है या वो स्मोक कर रहा है, तो हम उसको इमीडिएटली, हालांकि लक्षण सांस के जैसे ही होते हैं लेकिन उनको हम दमा लेबल नहीं करते। उनको हम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस, इस तरह की पिक्चर होती है जो कि टोटली ठीक हो जाती है अगर वो पेशेंट प्रिकॉशंस ले और प्रॉपर मेडिसिन प्रॉपर टाइम के लिए डॉक्टर से संपर्क करके ले। सर, जैसे आपने भी बताया कि सांस के लक्षण अलग होते हैं और दमा के अलग, तो सर दमा के लक्षण है क्या जिससे पता लगता है कि हाँ यस, दमे के जो मेन लक्षण होते हैं, पेशेंट जो अपनी सांस की क्रिया है, जो कि हर सेकंड हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, दमे के पेशेंट के अंदर पेशेंट को सांस लेने में और छोड़ने में दोनों स्टेज के अंदर डिफिकल्टी महसूस होती है। हमारे ये ऑक्सीजन का जो हमारा एज ए फ्यूल काम करती है हमारे फेफड़े के अंदर, तो जब ये पेशेंट सांस लेने में डिफिकल्टी हो जाती है तो सांस के अंदर हवा की मात्रा जाती भी कम है और हवा की मात्रा निकलती भी कम है। जैसे ऑक्सीजन की एंट्री कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जिट कम हो जाएगी। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमारे फेफड़े ज्यादा काम करते हैं और यही आपको महसूस होता है कि जैसे आप जब नॉर्मल लोग सांस लेते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि वो सांस ले रहे हैं। इस केस में क्योंकि वहां पर फेफड़े की नाड़ी में स्वेलिंग बन जाती है जिससे कि एयर एंट्री और एयर एग्जिट कम हो जाती है, तो हमारे लंग्स को उतनी फ्यूल बनाने के अंदर ज्यादा वर्क करना पड़ता है, जिससे कि आम हमारे को लाइफ के अंदर क्या नजर आता है कि फेफड़े में वो पेशेंट जो बार बार लंबे लंबे सांस लेता है, जो एक सांस आप लेती हैं वो 4 बार लेता है। ये मेन दमा के लक्षण होते हैं, जिससे कि इसको बोलते हैं लेबर्ड ब्रीदिंग। फेफड़े को हमारे को ज्यादा काम करना पड़ता है कम टाइम के अंदर, ताकि हमारी फ्यूल की रिक्वायरमेंट जो हमारी बॉडी की वो सेम रहती है, उसको ज्यादा देने के लिए वो बार बार सांस लेता है, जिसको आम भाषा में हाफना बोलते हैं। लंबे लंबे सांस, पेशेंट को घबराहट हो रही है, सांस उसको फूल रहा है उसका, ये हमारी आम भाषा। अंदर की पिक्चर मैंने बताई कि उसको वर्क, उसके लंग्स को ज्यादा वर्क करना पड़ता है। आम भाषा में उसका सांस फूल रहा है, वो हांफता है, ये लक्षण मेन होते हैं।
सर ये जो दमा बीमारी है वो किस कारणों से होती है? जैसा कि मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ में बताया था, 2 किस्म के मेन कारण होते हैं। नंबर 1 एलर्जिक अस्थमा, और दूसरा जो अस्थमा है जैसे कि अनुवांशिक पार्ट चल रहा है, किसी फैमिली में चला आ रहा है, तो वो फैमिली वाला पार्ट होता है। ये नेचर डिसाइड करती है कि जो अगली पीढ़ी में कितने मेंबर्स को ये दमा मैनिफेस्ट होगा या नहीं होगा। जैसे कि लेडीज के अंदर डिलीवरी के बाद जब इम्यून स्टेटस डाउन चला जाता है, या कई जिस तरह आजकल वायरल इन्फेक्शन चल रही है, तो इम्यून स्टेटस जब डाउन चला जाता है, तो उस केस में अनुवांशिक जो ब्रोंकियल अस्थमा के जिनके अंदर जीन्स के अंदर ये पेरेंट्स से ये जो गुण आए होते हैं, कई बार मैनिफेस्ट कर जाते हैं और अस्थमा स्टार्ट हो जाता है। एलर्जिक अस्थमा के अंदर ये डिपेंड करता है कि वो बंदा स्मोक कर रहा है नहीं कर रहा। कई लोग ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में कर रहे हैं, कोई पोल्यूटेड इंडस्ट्री में काम करे जहां धुआं उठ रहा है, पत्थर की फैक्ट्रीज है, ये जो अपने भट्ठा है जहां 24 घंटे धुआं उड़ रहा है, तो उस तरह के केसेस के अंदर केमिकल्स हो गई, केमिकल डाइज हो गई, उस तरह के केसेस में जब ये फेफड़े को इनका एक्सपोजर मिलता है और हमारे लंग्स को हवा की क्वालिटी पसंद नहीं आती, तो वो एलर्जी रिएक्शन स्टार्ट करके फेफड़े की छोटी नाड़ी में स्वेलिंग हो जाती है, जिसके कारण की सांस में दिक्कत बननी शुरू हो जाती है। तो ये मेन कारण होते हैं। लक्षण मैंने आपको बताए। हर सांस की पेशेंट को हम लेबल अस्थमा नहीं करते, उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम, लंबे टाइम के लिए जब सांस की क्रिया होती है और लक्षण और रिपोर्टें उसकी फेवर में जाती, तो हम उसको लेबल करते हैं। दमा को ठीक करने का उपचार क्या है, वो बताइए। हाँ, देखिए इसके ना 2 पार्ट में रहता है। जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है, अर्ली स्टेज में अस्थमा को आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो प्रिकॉशंस, एक ट्रीटमेंट। प्रिकॉशन के अंदर कोल्ड आइटम, खट्टी आइटम जैसे जूसेस हो गए, नींबू, अचार, चटनी, ठंडी खट्टी जितनी भी आइटमें होंगी, वो हमारे इसके रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके सांस की ट्रबल को बढ़ाने में योगदान करती हैं। तो उसके लिए हमारा जो मेन पार्ट रहेगा, इस तरह के पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि वो हॉट आइटम लेगा, गर्म दूध, गर्म चाय, गर्म खाना, गर्म कपड़े, गर्म हवा, ये उसको हेल्प करती हैं। और दूसरा, उसकी पर्सनल हैबिट के अंदर स्मोकिंग अवॉइड होनी चाहिए। ना वो स्मोक करता हो, ना वो जो स्मोक करते हैं उनके पास वो बैठता हो। ये 2 मेन पार्ट हो गई। उसके बाद ट्रीटमेंट वाले पार्ट में वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि कौन सी स्टेज में उसकी फाइंडिंग क्या आ रही है। तो इसके अंदर हमारे पास टैबलेट वाला पार्ट भी रहता है, इंजेक्शन वाला पार्ट भी रहता है, पीने के सिरप होते हैं, जिससे कि इसकी अर्ली स्टेज के अंदर इसको प्रिकॉशन के साथ में निभाते हुए आराम से इसको यू टर्न लेकर कंट्रोल में किया जा सकता है। कुछ लोगों के अंदर जब इनके बाद भी कंट्रोल नहीं आता, तो फिर इनहेलर का प्रयोग करना पड़ता है। इनहेलर जो है वो सांस की क्रिया के अंदर वो मशीन डॉक्टर उसको एक्सप्लेन कर देता है उसको कैसे लेना होता है। तो उससे इमीडिएटली जैसे वो दवाई वेपर के रूप में उसके लंग्स में जाती है, तो लंग्स की नाड़ी में जो स्वेलिंग है वो ठीक हो जाती है, तो फेफड़े की नाड़ियां खुल जाती हैं। जैसे वो नाड़ियां खुलती, आना जाना हवा का नॉर्मल हो जाता है। तो ये हो गया जो नॉर्मल, जिनको यू टर्न लेके आराम से इनको कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरे पेशेंट जो काफी टाइम से स्मोक कर रहे होते हैं, या कुछ ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या वो लापरवाही कर रहे हैं, ना उन्हें चेकअप कराया, ना ही प्रिकॉशन ली, और कई सालों से वो सांस की बीमारी से ग्रसित हैं, तो उनको जो ब्रिटल अस्थमा बोलते हैं, या ऐसा जिनका अस्थमा बिगड़ जाता है, इनको इतनी जल्दी कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन इनको क्योर करने में लाइफ लॉन्ग भी इनको मेडिसिन लेनी पड़ सकती है। कई बार मौसम के उतार चढ़ाव से इनको आराम मिल जाता है, जैसे अप्रैल का महीना आया, सितंबर का महीना है, तो उस टाइम इनकी प्रॉब्लम बढ़ती है और बीच बीच में इनको आराम आता रहता है। तो बीच बीच में इनको पीरियोडिकली काफी लंबे टाइम के लिए डॉक्टर की सलाह के साथ सलाह लेनी पड़ती है, जिसके अंदर के इनहेलर का मेन रोल रहता है। ये ट्रीटमेंट वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया। लेकिन ट्रीटमेंट के साथ में मोडेलिटीज मैंने आपसे डिस्कस की। मेन नेबुलाइजर या इनहेलर, इनहेलर को हम अपने साथ पॉकेट में लेके जा सकते हैं। नेबुलाइजर एक मशीन होती है, दोनों की टेक्निक सेम है। वेपर के रूप में दवाई अंदर जाती है, फेफड़े की नाड़ी खोल देती है, पेशेंट कंफर्टेबल है, तो उसकी लाइफ और अपनी जॉब आराम से चलती रहती है। इनहेलर को हम पॉकेट में लेके जा सकते हैं। इसको एफर्ट के साथ में, टेक्निक के साथ यूज करना पड़ता है। नेबुलाइजर में टेक्निक नहीं होती, वो अपना जैसे मशीन ऑन कर देते हैं, मास्क लगाते हैं, तो मेडिसिन ऑटोमेटिकली सांस के रास्ते अंदर चली जाती है। लेकिन प्रिकॉशन का रोल मेडिसिन के साथ में मैंडेटरी है। अगर एक बंदा दवाई तो ले रहा है डॉक्टर का, स्मोकिंग नहीं छोड़ रहा, तो उसका आराम आना डिफिकल्ट हो जाता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मैं कोमल जल्द ही हाजिर होंगी एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। डॉक्टर बलवीर मल्होत्रा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। हम अपने दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपसे निरंतर जुड़ते रहेंगे। हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट